यह भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है, जो देश में जनसंख्या के मामले में 10वां और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि में काम करते हैं। वे चावल उगाते हैं, लेकिन इसके अलावा आंध्र प्रदेश भारत के मछली उत्पादन का 30% और देश के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का 35% उत्पादन करता है। और यह है पालमरम परियोजना, जिसका उद्देश्य राज्य की सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा विरोधाभास को हल करना है। इंजीनियर और सरकार इस पर लगभग 85 वर्षों से काम कर रहे हैं। मूल रूप से इसे जून 2020 तक पूरा होना था, लेकिन नियत तारीख पहले ही कम से कम 2 बार आगे बढ़ाई गई है। फिर भी अनगिनत बाधाओं के बावजूद, जिनमें प्रकृति का क्रोध, पड़ोसी राज्यों का विरोध, चूकी हुई नियत तिथियां और यहाँ तक कि सरकार में परिवर्तन भी शामिल है, पोलावरम परियोजना हर दिन पूरा होने के करीब होती जा रही है। यह सब क्या है? यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें ऐसा क्या अनोखा है जो सबका ध्यान खींच लेगा? आइए इसे समझते हैं। चलो एक विरोधाभास से शुरू करते हैं। भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे पर एक नजर डालें। बेशक बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हमें आंध्र प्रदेश राज्य में रुचि है। इसका पूरा दक्षिण पश्चिमी भाग, मुख्यतः रायलसीमा क्षेत्र, एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है। साल 2023 में रायलसीमा अपने पिछले 15 वर्षों के सबसे भयंकर सूखे से गुजरी। प्रभाव विशेष रूप से अनंतपुर काउंटी में गंभीर था, जहां लगभग 90% कृषि भूमि प्रभावित हुई और 63 में से 49 मंडल आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित किए गए। इस सब के कारण न केवल आर्थिक कठिनाई हुई, बल्कि जन प्रवास की वृद्धि और किसानों के बीच पूर्ण निराशा भी फैल गई। बस इसे कल्पना करें, सूखे के कारण फसलें विफल हो जाती हैं, जिससे लोगों की आजीविका छिन जाती है। और जब वे अपनी जमीन बेचकर कहीं और जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इसके लिए कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार उनके पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, केवल एक और सूखा, एक और विफल फसल का सामना करने के लिए। और यह बार बार ऐसे ही चलता रहता है। 2000 से 2020 के बीच आंध्र प्रदेश ने 18 सूखे झेले। वास्तव में मौसम के रिकॉर्ड जो 1882 से हैं, दिखाते हैं कि अनंतपुर जिला लंबे समय से सूखे और जल की कमी की गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में स्थितियां अत्यंत गंभीर हो गई हैं। पिछले 30 वर्षों में काउंटी में कृषि भूमि 4,200 वर्ग मील से घटकर लगभग 3,300 वर्ग मील रह गई है। यह सब इसलिए क्योंकि अब सूखा हर 3 साल में एक बार नहीं, बल्कि लगभग हर साल होता है। और चूंकि काउंटी की 90% खेती सिंचाई के बजाय बारिश पर निर्भर करती है, इस तरह का मौसम इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। पिछले 26 सालों में सूखे के कारण कम से कम 15 वर्षों में फसलें खराब हो गई हैं। ओह, और अत्यधिक वर्षा के कारण भी। क्या? हाँ, यही विरोधाभास है। आंध्र प्रदेश राज्य में बाढ़ और चक्रवात मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो संपत्ति, बुनियादी ढांचे और कृषि को समग्र रूप से क्षति पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए सितंबर 2024 में भारी बारिश ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिससे व्यापक बाढ़ आई और 33 लोगों की जान गई। यह बारिश एक भूमि आधारित चक्रवात के कारण हुई, जिसने अरब सागर से नमी और देश के पूर्वी हिस्सों से गर्मी को आकर्षित किया। इन कारकों के संयोजन के कारण आंध्र प्रदेश में चौंकाने वाली मात्रा में वर्षा हुई, केवल 24 घंटों में 20.5 इंच। इसके परिणाम स्वरूप इस राज्य में वार्षिक वर्षा का 27% से अधिक केवल 2 दिनों में गिर गया। स्वाभाविक रूप से इसने कई क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ का कारण बना, और यह बार बार होता है। मैंने अभी गूगल करना शुरू किया और बाढ़ की खबरों की एक विशाल लहर से टकरा गया। अलग अलग साल वही कहानी। इस राज्य में स्थिति की कल्पना करें। एक ओर दक्षिण पश्चिम में ज्यादातर सूखा और दूसरी ओर उत्तर पूर्व में बाढ़। यह जगह वास्तव में संतुलन की कमी है, और तभी पोलावरम परियोजना की चर्चा होती है। यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, जो आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिलों में गोदावरी नदी पर बनाई गई है। संक्षेप में, यह जल की कमी को दूर करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए एक बांध का निर्माण शामिल करता है। योजना के अनुसार पोलावरम परियोजना 1,80,000 एकड़ की सिंचाई क्षमता विकसित करेगी। इसके अलावा परियोजना 960 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करेगी, 611 गांवों के लिए पेयजल प्रदान करेगी और कृष्णा नदी बेसिन को 528 अरब गैलन पानी मोड़ेगी। बांध गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को भी प्रबंधित करने में मदद करेगा। यानी पानी बहुत ही गीले क्षेत्रों से सूखे क्षेत्रों में बहेगा और बिजली एक अच्छा बोनस होगा। स्वाभाविक रूप से यह एक विशाल संरचना है जो कई भागों से बनी है, जिनमें से प्रत्येक भी विशाल है। मुख्य नदी के तल पर बांध, फाटक वाले कंक्रीट स्पिलवे, जलाशय से पानी को निर्देशित करने के लिए बाएं और दाएं संपर्क। बाएं और दाएं मुख्य नहरों में मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मेरा ख्याल है कि इसे उस हिस्से से शुरू करना बेहतर होगा जो देखना सबसे आसान है। स्पिलवे। डैम की लंबाई लगभग 0.7 मील है
सपोर्ट की ऊंचाई 177 फीट है और कुल रेडियल गेट्स की संख्या 48 है। ये वास्तव में एक प्रभावशाली संरचना है। पोलावरम स्पिलवे को विशाल बाढ़ों के लिए डिजाइन किया गया है। वे आम से भी बड़े होते हैं, ऐसी बाढ़ें जो 1000 साल में एक बार हो सकती हैं। 37 मिलियन गैलन प्रति सेकंड की क्षमता के साथ पोलावरम भी चीन के थ्री गॉर्जेस डैम, जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, को पार कर जाएगा। अनुमान लगाया गया है कि इस विशाल संरचना के निर्माण में 109 मिलियन घन फुट कंक्रीट, 50,000 टन स्टील और 930,000 टन सीमेंट की आवश्यकता होगी, और ये सब एक अविश्वसनीय रूप से कम समय में करना होगा। वास्तव में इस परियोजना ने पहले ही एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। स्पिलवे में 11 लाख क्यूबिक फीट कंक्रीट डाला गया। 2 अन्य रिकॉर्ड भी बने, एक 24 घंटे में सबसे अधिक मात्रा में लगातार कंक्रीट डालने के लिए और दूसरा सबसे बड़े लगातार कंक्रीट डालने के लिए। सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी ये अलग रिकॉर्ड हैं। लेकिन पल्लवरम परियोजना केवल कंक्रीट के लिए ही मशहूर नहीं है। यहां उन्होंने मछलियों के ऊपर की ओर जाने में आसानी के लिए एक वास्तविक रूप से उल्लेखनीय 827 फुट की फिश लैडर बनाई। इस सीढ़ी में 4 वेंट्स हैं। पहला और दूसरा शिखर स्तर पर बनाए गए थे और अन्य उद्घाटन 112 और 128 फीट की ऊंचाई पर हैं। इसे स्थानीय मीडिया ने इसे भारत की सबसे लंबी मछली सीढ़ी कहा है। वैसे इंजीनियरों का दावा है कि इसे मछलियों के शारीरिक संरचना और व्यवहार को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मछलियां अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगी, भले ही जल स्तर लगातार बदलता रहे। इसे बनाना संभव हुआ क्योंकि आंतरिक मत्स्य पालन के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ने इस संरचना को डिजाइन करने में मदद की। लेकिन चलिए फिर से स्पिलवे पर लौटते हैं। किसी भी काम की शुरुआत से पहले उन्हें नदी किनारे एक विशाल चैनल खोदना पड़ा, और मेरा मतलब है कि वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा। इसे एक पूरी नई जलधारा बनी जिसका प्रवाह चलायमान स्लुइस के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, इससे पहले कि पानी गोदावरी में वापस लौटे। खैर, जब काम खत्म हो जाएगा। जहां तक बांध की बात है, इसका निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह जात है कि यह नदी के उस पार बाढ़ द्वार के समानांतर फैलेगा। यह संकुचित मिट्टी और पत्थर के मिश्रण से बना होगा, जिसकी ऊंचाई 164 फीट तक होगी। इंजीनियरों ने यह भी बताया है कि यह बांध जमीन में निर्मित एक कंक्रीट डायफ्राम दीवार पर बैठेगा। इसका काम पानी के दबाव के जरिए बांध को स्थिरता देना है, साथ ही रिसाव को रोकना भी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर एक योजना है और काम इतनी तेजी से हो रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो परियोजना की समय सीमाएं लगातार क्यों आगे बढ़ाई जा रही हैं? सच्चाई यह है कि इसके कई कारण हैं। उनमें से एक है अगस्त 2020 में गोदावरी नदी पर आई गंभीर बाढ़, जिसने बांध की डायफ्राम दीवार को गंभीर नुकसान पहुंचाया। नदी के तल से 130 से 393 फीट गहराई में 5 फुट मोटी कंक्रीट से बनी डायफ्राम दीवार भारत की सिंचाई परियोजनाओं में अपनी तरह की पहली है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, यह बांध की स्थिरता के लिए आवश्यक है, लेकिन यह निकला कि दीवार को भी कुछ मदद की जरूरत हो सकती है। बड़ी बाढ़ ने दीवार के 2 स्थानों में कटाव किया, जिससे 2150 वर्ग फीट का क्षेत्र प्रभावित हुआ। नुकसान का मुख्य कारण निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा की गई गलती थी। एक समय पर इरिगेशन मंत्री अंबाटी राम बाबू की टिप्पणियों के आधार पर पूरे पोलावरम परियोजना की किस्मत एक धागे से लटक रही थी। उन्होंने कहा, और मैं उद्धृत करता हूं, मुझे नहीं पता कि डायफ्राम दीवार को फिर से बनाना होगा या परियोजना स्थल को बदलना होगा, और मुझे नहीं पता कि विशेषज्ञ क्या सिफारिश करेंगे। मुझे यह भी नहीं पता कि क्षतिग्रस्त डायफ्राम दीवार पर परियोजना का कार्य जारी रखा जा सकता है या नहीं। मंत्री ने भी, जैसा कि कोई भी राजनीति से करेगा, पिछली सरकार को दोषी ठहराया, यह दावा करते हुए कि जब स्पिलवे का डिजाइन बना रहे थे तो उनके पूर्ववर्तियों ने कथित तौर पर बाढ़ के पानी की ताकत का ध्यान नहीं रखा। अंत में सवाल तीखे रूप से उठाया गया कि क्या उन्हें जमीन में मौजूदा दीवार की मरम्मत करनी चाहिए या पहले वाली के समानांतर एक नई दीवार बनानी चाहिए। लंबे समय तक इंजीनियरों और अधिकारियों के बीच इस पर सहमति नहीं बन सकी। साथ ही राज्य प्राधिकरणों के पास कुछ भी करने के लिए धन नहीं था। केवल 2024 में अंततः चीजें आगे बढ़ने लगीं, जब अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक समूह ने नई दीवार बनाने की सिफारिश की, तब जाकर धन उपलब्ध हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश समस्याएं केवल दीवार तक सीमित नहीं हैं। ऐसा बांध केवल शुष्क क्षेत्र में ही बनाया जा सकता है, तो ऊपर और नीचे 2 कॉफर डैम बनाए गए जहां नया बांध बनेगा। उनका काम के दौरान निर्माण स्थल से पानी को दूर रखना है, जैसा कि 2020 में और 2019 में भी हुआ था, कुछ रिपोर्टों के अनुसार। हालांकि इसे सही कहें तो उस समय कॉफर डैम केवल आधे तैयार थे, लेकिन तब से उनके निर्माण को पूरा कर लिया गया है। निचला बांध 2023 में पूरा हो गया था। 2019 और 2020 की बाढ़ के कारण खोए हुए समय की भरपाई के लिए 2400 घंटे काम किया गया। आखिरकार यह 5430 फीट लंबा और 103 फीट ऊंचा ढांचा निकला।
वैसे गंभीर बाढ़ के कारण ऊंचाई को मूल रूप से नियोजित 100 फीट से 3 फीट बढ़ा दिया गया, लेकिन जो 2022 में हुआ, ऊपरी कॉफर डैम की ऊंचाई को नए अप्रत्याशित बाढ़ से निपटने के लिए 134 फीट तक बढ़ा दिया गया था। इस कॉफर डैम के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 123 मिलियन घन फीट काली मिट्टी, बजरी और पत्थर के चिप्स का उपयोग किया गया था। सामान्य रूप से निर्माताओं ने सब कुछ उच्च गुणवत्ता वाला बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस कॉफर डैम की समस्या ने परियोजना में निश्चित रूप से देरी कर दी। इसके अलावा ये मत भूलिए कि लगातार 2 वर्षों तक आई बड़ी बाढ़ ने काम में बाधा डाली और अधूरी संरचना को नुकसान पहुंचाया। लेकिन आइए हम समस्याओं से ध्यान हटाकर एक उज्जवल भविष्य की ओर देखें, वह जहां बांध पहले से ही पूरा हो चुका है। इंजीनियरों को विश्वास है कि निर्माण पूरा होने के बाद ये एक नया जलाशय बनाने में मदद करेगा और बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए पानी को स्पिलवे में निर्देशित करेगा। लेकिन यह केवल एकमात्र मार्ग नहीं है जहां से पानी जा सकता है। 2 विशाल चैनल पानी को पूर्व में स्थित जलाशयों तक बहने देंगे जो 112 मील दूर हैं। हाँ, एक ऐसी जगह जहां पानी की विशेष रूप से आवश्यकता है, और पश्चिम में उस कृष्णा नदी में जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। क्या आपको याद है जब मैंने कहा था कि यह परियोजना लगभग 85 साल पुरानी है? मैंने ये बात यूं ही नहीं कही थी। इस परियोजना का पहला प्रस्ताव 1946 में रखा गया था। हालांकि कुछ स्रोत कहते हैं कि यह वास्तव में 1941 में था। और यदि आप ये वीडियो 2025 में देख रहे हैं तो पोलावरम परियोजना पहले से ही 84 साल पुरानी है। पहला पत्थर 1980 में उस समय के मुख्यमंत्री तेंगर सुहेरी अंदिजिया द्वारा रखा गया था। हालांकि परियोजना जल्दी ही नौकरशाही में उलझ गई, क्योंकि इसे सामूहिक विस्थापन, पर्यावरणीय चिंताओं और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की आवश्यकता थी। अंत में सन 2004 से 2005 के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी ने पोलावरम परियोजना को आगे बढ़ाना शुरू किया। योजना थी कि यह तेजी से आगे बढ़े, लेकिन दुर्भाग्यवश सितंबर 2009 में मंत्री की मृत्यु हो गई और परियोजना को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। इस बीच ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों ने पोलावरम परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। मुकदमे का कारण सीधा और समझने योग्य था, क्योंकि दोनों राज्यों में कई एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती। सभी कुछ लगातार विलंबित होता रहा, टलता रहा और फिर से विलंबित हुआ, और यह और भी लंबा खींच गया। वास्तव में 2014 के आसपास ही परियोजना का कार्य शुरू हुआ। आज तक मुख्य बांध के काम का 70% से अधिक, जिसमें स्पिलवे और चैनल शामिल हैं, पूरा हो चुका है, और डायफ्राम और कोफर डैम के काम का 100% पूरा कर लिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से अभी भी बहुत काम बाकी है, बहुत। जितना अधिक यह खींचता है उतना ही महंगा परियोजना हो जाती है। 2004 में निर्धारित प्रारंभिक लागत 2017 से 2018 के अनुमान तक लगभग 5 गुना बढ़ गई है, लेकिन तब से परियोजना फिर से विलंबित हो गई है। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि यह अब और भी महंगी हो गई हो, और यह तब तक महंगा होता जाएगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। लागत बढ़ने का मुख्य कारण उन लोगों के आवास के लिए अधिक खर्च है जिन्हें परियोजना के तहत निकाला गया था। समय के साथ निकाले गए लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे लागत और भी बढ़ रही है। शुरुआत में परियोजना का उद्देश्य 271 गांवों से 14,570 परिवारों का पुनर्वास करना था, लेकिन 2014-2015 तक यह संख्या बढ़कर 28,818 परिवार हो गई, जिनमें से 80% आदिवासी हैं। अब परिवारों की संख्या बढ़कर 1,06,000 हो गई है। उनमें से प्रत्येक को उनके स्थान के आधार पर 6,80,000 से 10 लाख रुपए तक की नकद मुआवजा राशि प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें नई जमीन और आवास दिया जाना चाहिए। ये एक विशाल कार्य है जिसके लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता होती है। फिर भी लोगों का पुनर्वास बिल्कुल आवश्यक है। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और हर मानसून के मौसम में यह बाढ़ लाता है। उसी समय इसके विशाल नदी डेल्टा में 0.4 वर्ग मील में लगभग 729 लोग रहते हैं, जो भारत में औसत जनसंख्या घनत्व का लगभग 2 गुना है। और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ का जोखिम बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए हाल की एक प्रमुख बाढ़ ग्रीष्मकालीन 2024 में हुई। उसी समय गोदावरी नदी की उफनती धाराओं ने 420 से अधिक गांवों को जलमग्न कर दिया, जिसमें लगभग 200 आदिवासी बस्तियां शामिल थीं। केवल चिंतूर मंडल में ही 9,078 लोग, जो मुख्य रूप से सबरी और गोदावरी नदियों के किनारे रहने वाले आदिवासी निवासी थे, को प्रशासन द्वारा स्थापित 66 राहत शिविरों में निकाला गया। कई गांव पास के शहरों से कट गए और भारी फसल नुकसान हुआ। घरों का तो उल्लेख ही नहीं किया जिनको पानी बहा ले गया। सिर्फ एक जिले में 6,900 एकड़ धान के खेत जलमग्न हो गए। एक अन्य जिले में 91,000 एकड़ डूब गए। कम से कम 112 मील सड़कों को बाढ़ के कारण आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। और यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 2022 में गोदावरी नदी का जलस्तर था 16 वर्षों में सबसे अधिक थी। 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए
और अधिकारियों ने प्रभावित समुदायों के 69,746 निवासियों को 156 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया। मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं? जबकि बांध गोदावरी नदी की बाढ़ के पानी से निपटने में मदद करेगा और आसपास की बस्तियों के लिए जोखिम को कम करेगा, लोगों को हर बार बाढ़ आने पर स्थानांतरित नहीं होना पड़ेगा और वे अपने घर, जमीन और आजीविका खोना बंद कर देंगे। बस जरूरत है कि पालावा राम परियोजना पूरी हो जाए और निश्चित रूप से सब कुछ सही तरीके से कार्य करे। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। गोदावरी नदी का सूख जाना अक्सर सूखे महीनों के दौरान पर्यावरणविदों के बीच बढ़ती चिंताओं को जन्म दे रहा है, जो कहते हैं कि इसका मुख्य कारण बेतरतीब ढंग से बांधों का निर्माण है। महाराष्ट्र में गन्ने की सिंचाई एक कारण है। 2013 में तेलंगाना के निजामाबाद जिले में नदी का जलस्तर सबसे कम था। इससे मछलियों की वृद्धि प्रभावित हुई, जिससे मछुआरों के लिए जीवन असहनीय हो गया। जल स्तर इतना गिर गया कि लोग आसानी से नदी के बीच में चल सकते थे। तभी वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया, जिससे पता चला कि डेल्टा अधिक खतरे में है। कुछ पर्यावरणविद पोलावरम परियोजना को गोदावरी के प्रति उपेक्षा के एक और संकेत के रूप में देखते हैं। क्योंकि यह विशाल है, केवल इसके आकार के कारण नहीं, बल्कि इसके उल्लंघनों की संख्या के कारण भी। विशेषज्ञ इसे निरर्थक और राजनीतिक रूप से प्रेरित भी कहते हैं, क्योंकि यह परियोजना कई सवाल उठाती है, विशेष रूप से इसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सवालों का जवाब देने की किसी को कोई जल्दी नहीं है। हमने आज पता लगाया है, पोलावरम परियोजना पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है। हालांकि नवंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक नए बयान के बारे में एक समाचार रिपोर्ट आई। उसने क्या कहा? खैर, उनका भाषण काफी आश्वासन भरा था। मंत्री ने कहा कि पोलावरम परियोजना, जिसे उन्होंने राज्य की जीवन रेखा और नींव के रूप में वर्णित किया, सभी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद 2027 तक किसी भी कीमत पर पूरी हो जाएगी। मंत्री ने इस परियोजना की पूर्णता को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ कहा और आंध्र प्रदेश की सभी समस्याओं को देखते हुए इससे असहमत होना कठिन है। यदि दक्षिणी राज्य पोलावरम परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर पाता है तो सूखा, बाढ़ और भूख अतीत की बात हो जाएगी। राज्य को निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भी वादा किया गया था और हमें केवल यह आशा करनी है कि परियोजना अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। किसी भी कीमत पर इसे पूरा करो। वास्तव में यह बहुत संभव है कि विशाल बांध वर्ष 2027 तक पूरा हो जाएगा। देखिए, राज्य सरकार ने ठेकेदारों से कहा है कि वे अतिरिक्त उपकरण लाएं ताकि उस डायाफ्राम दीवार और अन्य काम पूरा किया जा सके। अधिकारी जोर दे रहे हैं कि समय सीमा बढ़ाना संभव नहीं है और काम को पूरा करने के लिए जोर दे रहे हैं। तो वे समय पर कैसे पूरा करेंगे? खैर, ऐसा लगता है कि सरकार के पास एक योजना है। सबसे पहले, और यह सबसे स्पष्ट हिस्सा है, सरकार ने ठेकेदारों के लिए निर्माण कार्यक्रम में बदलाव किया ताकि वे इसे समीक्षा कर सकें और सभी आवश्यक संसाधनों को व्यवस्थित कर सकें। उनका दावा है कि पहले की तरह किसी भी चरण में देरी की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के। दूसरा, अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि भुगतान केवल पूरा किए गए काम के अनुसार योजना के आधार पर किया जाएगा। कोई काम पूरा नहीं, कोई वेतन नहीं। बुरा प्रोत्साहन नहीं है और ऐसा लगता है कि योजना काम कर रही है। 2025 में केंद्रीय जल आयोग से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद राज्य सिंचाई विभाग ने डायाफ्राम दीवार के लिए ड्रिलिंग शुरू की। यह 0.8 मील लंबी और 5 फीट मोटी होगी और निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना के मुख्य अभियंता ने कहा कि निर्माताओं ने गति बढ़ाने के लिए 2 और कटिंग मशीनें लाने का फैसला किया। सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए काम। वर्तमान उपकरण वहीं रहेंगे बेशक, लेकिन समय सीमा कड़ी है, इसलिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। पहली अतिरिक्त मशीन को जनवरी के अंत तक साइट पर पहुंचना था और दूसरी मार्च तक आने की उम्मीद है। कि निर्माण के समापन के बारे में यह सारी खबरें काफी आशावादी लगती हैं, फिर भी कुछ समस्याएं बनी रहने वाली हैं। 2024 के नए आंकड़ों के अनुसार ओडिशा राज्य के मलकानगिरी क्षेत्र में लगभग 8 गांव पोलावरम परियोजना के पूरा होने के बाद पानी के नीचे आ जाएंगे। सरकार ने अनुमान लगाया है कि पोलावरम में जल स्तर 150 फीट तक पहुंचने पर बाढ़ से लगभग 1005 परिवार प्रभावित होंगे। इसके अलावा ओडिशा में लगभग 1600 एकड़ और छत्तीसगढ़ में 1965 एकड़ जमीन के पानी के नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि यह क्षेत्र साबरी और सालेरू नदियों के बीच स्थित है। लेकिन लोगों को इसका सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। अधिकारियों ने वादा किया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की देखभाल का वादा करें। समस्या का समाधान करने का पहला तरीका है रोकने वाली दीवारें बनाना और नुकसान को रोकने के लिए एक सही जल निकासी प्रणाली स्थापित करना। योजनाओं के अनुसार सालेरू नदी पर यह संरचना लगभग 7.5 मील तक फैलेगी, जबकि साबरी नदी पर एक और दीवार 11 मील लंबी होगी। इसका मतलब है कि बाधा की कुल लंबाई 19 मील होगी और यह भूमि और लोगों को बाढ़ से बचाने में मदद करेगी। अगर रिटेनिंग दीवारों के साथ चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी जिन्होंने अपने घर खो दिए। मूल रूप से
उन्हें किसी भी हालत में सहायता मिलनी चाहिए। एक और परियोजना, जबकि आंध्र प्रदेश सरकार नदी पर पोलावरम परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक और महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना पेश की है। परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी बेसिन में मोड़ना है, ताकि रायलसीमा की सूखी भूमि की सिंचाई की जा सके, 80 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके और इस अविकसित क्षेत्र के विशाल कृषि क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराया जा सके। तो अब तक इस परियोजना पर क्या किया गया है? खैर, लगभग कुछ भी नहीं। कुछ मोटे लागत आकलन किए गए हैं और निविदाएं जल्द ही घोषित की जाएंगी। योजना के अनुसार परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में पोलावरम परियोजना की दाएं नहर से कृष्णा नदी में पानी मोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में पानी संग्रहित करने के लिए पलनाडु जिले में एक जलाशय बनाया जाएगा। तीसरे चरण में सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए बस जलाशय से पानी लिया जाएगा। क्या यह आसान और सरल लगता है? हाँ, लेकिन वास्तव में योजना के चरण में भी समस्याएं हैं। सिंचाई विभाग के एक प्रतिनिधि के अनुसार इस परियोजना में सबसे बड़ी चुनौती घने नल्लामाला जंगल, जो एक राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है, के माध्यम से 17 मील लंबी सुरंग बनाना है। जंगल और वन्यजीवों पर किसी भी प्रभाव से बचने के लिए पाइपलाइन को भूमिगत जाना होगा, इसलिए सुरंग को इस क्षेत्र को बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना के बारे में हमें और क्या पता है? जलाशय से पानी को 73 मील लंबी गुरुत्वाकर्षण आधारित नहर के माध्यम से मुख्य नियंत्रक इकाई तक ले जाया जाएगा। जलाशय से कृष्णा नदी तक पानी को पंप करने की आवश्यकता नहीं है, मौजूदा नहरों की क्षमता बढ़ाना ही काम करेगा। इसी कारण पोलावरम की दाहिनी नहर को बस चौड़ा किया जाएगा। चूंकि परियोजना का उद्देश्य बाढ़ के जल को पोलावरम परियोजना से आगे ले जाना है, बिना अन्य राज्यों को प्रभावित किए, इसलिए सरकार उम्मीद करती है कि अनुमोदन प्रक्रिया काफी सरल होगी। लेकिन परियोजना कब शुरू और खत्म होगी, इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। पहले भारत को पोलावरम बांध को पूरा करना चाहिए और तभी वह अन्य चीजों पर आगे बढ़ सकता है।